उम्र भर गालिब यही खता करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। दरअसल हरियाणा में हुई हार पर अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है कांग्रेस पार्टी की, वो ये पता करेगी कि आखिर इतनी जटिल ही कहा जाएगा इस हार को, क्योंकि तमाम लोग उम्मीद लगाकर बैठे थे और खुद बीजेपी को यकीन नहीं था कि हरियाणा में तीसरी बार सरकार बन जाएगी। तो इतनी जटिल हार किस वजह से कांग्रेस पार्टी की हुई है, इस पर एक कमेटी बनाई गई है, फैक्ट ढूंढे जाएंगे। लेकिन खबर यह है कि हरियाणा में हार को लेकर समीक्षा बैठक जो दिल्ली में की गई, जिसमें तमाम कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे हों, केसी वेणुगोपाल हों, अशोक गहलोत हों, राहुल गांधी हों, तमाम नेता मौजूद थे। इस बैठक से यह खबर भी निकलकर सामने आई कि राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि इस चुनाव पर नेताओं का पर्सनल इंटरेस्ट हावी रहा, पार्टी हित को दूर रखा, यानी एक तरीके से फटकार लगा दी। खैर, ये तो अंदर खाने सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही थी वो मैं आपको बता रहा हूं। खैर, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी क्या करेगी? क्या ये वही तरीका है कि धूल तो चेहरे पर थी और लगातार आईना कांग्रेस पार्टी साफ करती रही, क्योंकि हरियाणा में हार के बाद कांग्रेसी नेताओं को टेंशन हो गई है। आज किन सवालों पर होगी चर्चा, जरा बता दें आपको। सवाल नंबर 1, हरियाणा की हार से क्या कांग्रेस को राजस्थान में सबक लेना चाहिए कि नहीं, और पार्टी क्या सबक लेगी या नहीं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से पुराने विलाप की तरफ तो बढ़ गई है, लेकिन समीक्षा सही तरीके से कैसे हो, शायद इस पर पार्टी का फोकस नहीं है। उधर राजस्थान में कांग्रेस के नेता थोड़े से घबराए बैठे हैं, भले जाहिर ना करें, लेकिन अंतरात्मा कांग्रेस नेताओं की क्या कुछ कह रही है वो आपको बताएंगे। और क्यों, कैसे बताएंगे ये भी बता दें। किस तरीके से घुमा फिराकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बात कर रहे हैं और उनकी बात का मायना क्या है वो समझाएंगे। दूसरा सवाल, 7 सीटों पर उपचुनाव, पुरानी नीति पुराना दांव। ये जो गढ़ वाली पॉलिटिक्स है कि देखिए ये फलाने नेता का गढ़, ये फलानी पार्टी का गढ़, इस सीट पर क्या दूसरी पार्टी सेंध लगा पाएगी? यूं तो कई पहले चुनावों में बीजेपी ये साबित कर चुकी है कि वो इस गढ़ वाली पॉलिटिक्स को ध्वस्त कर सकती है, और कांग्रेस अगर चाहे कि महज नैरेटिव और प्रोपेगेंडा या परसेप्शन के आधार पर या फिर बीजेपी के खिलाफ चल रही एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर वो चुनाव जीतकर आ सकती है, इस गलतफहमी में कांग्रेस को नहीं रहना चाहिए। हरियाणा में भी बीजेपी ने इस बात को साबित कर दिया और बीजेपी की जीत हरियाणा में तीसरी बार एक बार इसी बात की बानगी है कि इस बार अब ये जो गढ़ वाली पॉलिटिक्स है ये नहीं चलेगी। तीसरा सवाल क्या है? तीसरे सवाल का जिक्र करते हैं। नेता प्रतिपक्ष को डर, आपसी तकरार से नतीजा वही फिर सिफर। अब हरियाणा में तो हार हुई है जहां पर हर कोई यह आस लगाए बैठा था कि इस बार कांग्रेस का जो सत्ता का वनवास चल रहा है वो खत्म होगा, लेकिन इससे इतर बीजेपी को जीत मिली और कांग्रेस को हार। और इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही हैं, हरियाणा में जिस तरीके से विवाद पूर्व सीएम हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच चला आ रहा था, क्या उसी तरह का जो असर है वो उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी के भीतर फिर से दिखाई देगा? ये भी एक अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इसको लेकर भी क्या कांग्रेस के माथे पर जो लकीरें हैं, क्या माथे पर जो है बल पड़ना कांग्रेस के शुरू हो गया है? चौथा और अहम सवाल क्या है? उपचुनाव के लिए कांग्रेस का आत्मविश्वास आने वाली 7 सीटों पर उपचुनाव होना है, क्या उनको लेकर कांग्रेस का कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो गया है? क्या कॉन्फिडेंस वो बिखर गया है और अब नेता टेंशन में है कि जिस तरह की रणनीति बीजेपी चुनावों के लिए बनाती है उसकी काट किस तरीके से निकाली जाए? इन तमाम सवालों को समझने की कोशिश करेंगे आज इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाले स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी में मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। अब देखिए, जिस तरीके से सवाल पहला है कि क्या कांग्रेस पार्टी को हरियाणा की हार से सबक लेना चाहिए कि नहीं, जाहिर तौर पर जिस तरह के एग्जिट पोल्स थे, जिस तरह का चुनावी ट्रेंड था नतीजों से पहले,
हर कोई ये मानकर चल रहा था कि इस बार कांग्रेस की वापसी जो है, ये यूं कहे सत्ता वनवास खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या जो भीतरी तकरार थी कांग्रेस पार्टी की, वही क्या हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को ले डूबी? अब देखिए, चुनावी परसेंटेज की अगर बात करें तो आंकड़ा आप सभी के सामने है। 0.85% वोट के अंतर से बीजेपी बाजी मार गई। 39.94% वोट बीजेपी को हासिल हुआ और 39.09% वोट कांग्रेस को हासिल हुआ, और यह फासला जो है 0.85% का रहा। इतने क्लोज मार्जिन के साथ चुनावी फाइट हुई है, लेकिन इस फाइट में क्या जो आपसी तकरार थी वही सबसे बड़ी वजह रही क्या? और जिस तरीके से सीएम दावेदारी को लेकर आखिर में नतीजों से पहले तक तमाम खेमे हरियाणा में अपनी दावेदारी ठोकने लगे थे, चुनावों से पहले, माफ कीजिएगा, क्या उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को मिला? और क्या इसी वजह से चिंताओं में राजस्थान कांग्रेस भी है? क्योंकि आप याद कीजिए कि राजस्थान कांग्रेस में चाहे अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, गोविंद सिंह डोटासरा हो या फिर टीकाराम जूली, कब ये तमाम बड़े नेता राजस्थान कांग्रेस के एक मंच पर एक साथ नजर आए थे? हर एक कार्यक्रम में यही दलील दी जाती है और यही कहा जाता है कि देखिए, फलाने नेता का फलाने कार्यक्रम में ड्यूटी लग गई है या फिर उनको किसी काम की वजह से कहीं और जाना पड़ा, लेकिन एक मंच पर कभी एक साथ नजर नहीं आते। और ये कसक जो है कार्यकर्ताओं के साथ साथ राजस्थान के वोटर्स के बीच भी है, और इसी के चलते कांग्रेस पार्टी पर भरोसे की कमी नजर आती है। ना ही कार्यकर्ता एकजुट हो पाते हैं और ना ही कार्यकर्ता पार्टी लाइन को, पार्टी एजेंडे को चुनावी दौर में आगे लेकर उतनी मजबूती के साथ जा पाते हैं। तो इसी बात का डर क्या कांग्रेस पार्टी को सता रहा है? आपसी जो झगड़े हैं कांग्रेस पार्टी के, चाहे गहलोत कैंप हो या फिर पायलट कैंप हो, उनमें लगातार बने रहते हैं। जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हैं, उन्होंने हरियाणा चुनाव में हार को लेकर देखिए किस तरीके से डरे डरे अंदाज में मामले को समेटने की कोशिश की। हालांकि वो समेट नहीं पाए। इस जद्दोजहद में वो तमाम डर को बयां कर गए जो फिलहाल राजस्थान कांग्रेस के भीतर है। सुनिए जरा हरियाणा की हार पर क्या कह रहे हैं टीकाराम जूली। ये ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये जिस प्रकार का बयानबाजी चुनाव से पहले आती रही, मैं समझता हूँ उससे कहीं ना कहीं वोटर कंफ्यूज तो हुआ है। एक दूसरा सवाल, चूंकि दलित की नाराजगी एक बड़ा फैक्टर माना जाता है, तो लगता है इन चुनाव में दलितों की कुछ एक नाराजगी भी रही होगी? नहीं, दलितों की कोई नाराजगी ऐसी नहीं थी, लेकिन फिर भी कहीं चंद्रशेखर रावण लड़ रहा था, उसने कहीं कुछ परसेंट का नुकसान पहुंचा दिया। बसपा भी अलग लड़ रही थी, उसको भी, क्योंकि और काफ़ी फैक्टर ऐसे थे जो बीजेपी उनको बड़ी प्लानिंग से आरएसएस के माध्यम से पूरा टैकल कर रही थी। तो क्योंकि एक जो बीजेपी को पूरे प्रदेश की जनता ने नकार दिया था, इन लोगों ने विधायकों को बदला, उनके टिकटों को बदला, मंत्रियों को बदला। देखिए, मैं 8 सीट का ही तो सारा ही अंतर है, कोई हार का कोई इतना बड़ा मैं समझता हूँ कोई राजस्थान में इफेक्ट नहीं आएगा। राजस्थान की जनता तो यहाँ का राज देख रही है। तो उन्होंने देखिए साफ तौर पर कह दिया कि जिस तरीके से अलग अलग बयानबाजी हरियाणा में हुई है उसका कुछ तो नुकसान हुआ है। यानी वो मानकर चल रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी ने और इस तरह की तकरार ने, इस तरह की राड़ ने हरियाणा में लुटिया डुबो दी है। अब आप कहते रहिए कि इलेक्शन रिग्ड था, इलेक्शन में धांधली हुई और ईवीएम की बैटरी को लेकर संदेह जताते रहिए। सवाल उठा दिए कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में हार के बाद कि देखिए, जहां पर 99% बैटरी ईवीएम मशीन की फुल थी वहां पर बीजेपी जीती, और जहां पर 60 से 70% बची हुई थी बैटरी ईवीएम मशीनों में, वहां पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है। तो ये कहीं ना कहीं इलेक्शन रिग्ड था। हालांकि चुनाव आयोग ने इस मामले पर दो टूक जानकारी सामने रख दी कि एल्कलाइन बैटरी 7.5 वोल्ट की किस तरीके से काम में चुनावों के दौरान लाई जाती है। जब से वोटिंग ईवीएम मशीन की कमीशनिंग चुनाव के लिए होती है, उस दौर में यूं तो आज तक ईवीएम की बैटरी खराब नहीं हुई, बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर कभी जो बैटरी ईवीएम मशीन की है
उसको बदलने की जरूरत पड़ती है तो बैटरी को नहीं बदला जाता, पूरी की पूरी मशीन बदल दी जाती है। और इस पूरे कार्यक्रम में तमाम जो पोलिंग एजेंट्स हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों या अन्य दलों के हों, उन सबके दस्तखत पोलिंग बूथ पर होते हैं और साथ ही उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाती है। अब सवाल यह है कि बैटरी को लेकर अगर सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है तो फिर अपने पोलिंग एजेंट्स पर भी कांग्रेस पार्टी को सवाल उठाना पड़ेगा, उनसे सवाल पूछना पड़ेगा कि जब अगर बैटरी के जरिए और इस तरह के जरिए रिग्ड किया जा रहा था कि तो पोलिंग सेंटर्स के अंदर, पोलिंग बूथ के अंदर जो पोलिंग एजेंट्स कांग्रेस के थे वो आखिर क्या कर रहे थे। खैर, अब आपसी झगड़ों की बात कांग्रेस पार्टी की है तो हरियाणा में जिस तरीके से एक कहें तो चुनावी मैनेजमेंट फेल कांग्रेस पार्टी का हुआ, उसमें सबसे बड़ी वजह सीएम पद की दावेदारी को लेकर जो झगड़ा कुमारी सैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के बीच चल रहा था उसको वजह बताया जा रहा है। राजस्थान में भी मैंने आपको कहा कि तमाम बड़े नेता एक मंच पर नजर नहीं आते। चुनावी मौकों पर या चुनावों से पहले की एक तस्वीर भले भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर कुमारी सैलजा आकर एक मंच पर साथ खिंचा ले, या फिर राजस्थान में गहलोत और पायलट आकर हाथ मिलाते हुए एकजुटता का संदेश दे जाएं, एक तस्वीर से चुनाव जो हैं वो नहीं जीते जाते। ये अब कांग्रेस पार्टी को समझना होगा, क्योंकि इसकी तैयारी सालों भर चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी माफ कीजिएगा बीजेपी जिस तरीके से करती है उससे कहीं ना कहीं सीख लेने की जरूरत है। अब देखिए, राजस्थान में भी हाल वही है। सबसे बड़ी बात देखिए, आपसी कलह जो है वो लगातार हमने कांग्रेस पार्टी के भीतर सतह पर देखी है और पार्टी लाख इनकार करती रहे कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है। हाल ही में बीते दिनों आपने देखा होगा किस तरीके से दानिश अब्रार, जो कभी सचिन पायलट के करीबी हुआ करते थे, लेकिन एक वक्त पर कहा जाता है कि सचिन पायलट को के साथ बगावत कर गहलोत का दामन थामा, और जब लगा कि अब विधानसभा चुनाव के बाद गहलोत साहब के हाथ में कुछ नहीं है तो फिर सचिन पायलट से माफी मांगते भी एक कार्यक्रम में नजर आ गए थे। तो एक खेमेबाजी राजस्थान कांग्रेस में चलती रही है, और क्या अगर ये चलती रही तो 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि ये खेमेबाजी केवल व्यक्तिगत राजनीति तक सीमित नहीं है। इस खेमेबाजी में अपनों को टिकट दिलाने की मारामारी भी एक बड़ी वजह है। दरअसल कोई भी खेमा हो कांग्रेस पार्टी के भीतर, वो इस अप्रोच के साथ सियासत नहीं करता कि जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट को टिकट मिले। जो सबसे बड़ी मैंडेट टिकट को लेकर किसी खेमे का होता है कि वो ये है कि मेरे खेमे के किसी व्यक्ति को टिकट दे दी जाए, और कहीं ना कहीं जो ग्राउंड लेवल की रणनीति है कांग्रेस पार्टी की वो यहीं आकर बिखरती नजर आती है। अब टीकाराम जूली, डोटासरा, पायलट एक मंच पर कभी दिखाई नहीं देते, जैसे मैंने आपको पहले कहा, और यह भी एक बड़ी वजह है। क्या जिस तरीके से एक हारा चुनाव बीजेपी ने हरियाणा में जीतकर दिखाया, क्या वाकई कांग्रेस पार्टी को बीजेपी से सीख लेने की जरूरत नहीं है क्या? किस तरीके से चुनावी मैनेजमेंट किया जाता है, बूथ मैनेजमेंट किया जाता है, हारी हुई बाजी जो है वो जीतकर दिखाई जाती है। और इसके लिए जो राजनीतिक प्रयोग हैं, जो चुनावी प्रयोग हैं, एक्सपेरिमेंट हैं, वो करने से बीजेपी पीछे नहीं हटती। और इसी क्रम में बीजेपी ने एक बार फिर से बूथ मैनेजमेंट के सहारे, चुनावी मैनेजमेंट के सहारे हारी हुई बाजी जीतकर दिखाई है। अब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी ना होती तो शायद चुनाव जीत जाते। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से जो मायावती और चंद्रशेखर रावण अलग अलग लड़े, उसने भी कहीं दलित वोट बैंक को वहां पर दलित वोट बैंक का बिखराव किया, उससे भी कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ। तो राजस्थान में भी तो इस बिखराव की उम्मीद उपचुनाव में की जा सकती है, क्योंकि लोकसभा में जिनके साथ लड़े वो हरियाणा में जाकर आप ही के खिलाफ कैंपेनिंग करते नजर आ रहे थे। और उपचुनाव में क्या लोकसभा वाला गठबंधन कांग्रेस पार्टी का राजस्थान में फिर से हो पाएगा, इसको लेकर तमाम वो जो साथी थे वो छिटकते कांग्रेस पार्टी से नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में
भले टीकाराम जूली ये कह लें कि 8 सीटों का अंतर है और 8 सीटों से कोई बड़ी हार नहीं हुई है, इसको बड़े साधारण अंदाज में अगर वो ले रहे हैं तो शायद ये वही गलती फिर से दोहराती कांग्रेस नजर आ रही है, जिसमें जो समस्या कांग्रेस पार्टी के सामने चुनावी लिहाज से है, उस समस्या से पार्टी मुंह फेर रही है। अब सवाल यही कि क्या वाकई चुनावों के बाद अब कांग्रेस पार्टी सीख ले पाएगी और राजस्थान में कांग्रेस को एकजुट करने के लिए नए सिरे से कोई रणनीति पर काम पार्टी कर पाएगी। इसी सवाल के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। जानकारी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। TV9 राजस्थान। नमस्कार।